ही दिल धक धक करे। राजा बेटा बेटा सोचे कि किधर वाला आधा देना है, इधर वाला देना है, किधर वाला देना है। राजा सोचे कि इधर से टैक्स मिलता है 50,000 रुपए, इधर से मिलता है अपने को 40, इधर वाला दे देता हूँ ताकि थोड़ा कम घाटे का सौदा रहेगा। राजा नोटिस किया उसके जो मंत्री संतरी पास में बैठे थे वो भी जोर जोर से मजे ले लेके हंस रहे थे, अरे मजा आ गया मजा आ गया। उसने किसी मंत्री के पास बैठे मंत्री कहा कि तू क्यों राजी हो रहा है? मंत्री ने कहा देखो सर थोड़ा सा बचा है बहस। तो उसने कहा यदि ये थोड़ा सा जो बचा ये पूरा हो गया तो इसको आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। नकली गढ़ दिदो नहीं बिना घोर गमसाण, सिर टूटा बिन किम फिरहन असली गढ़ पर आण। जब नकली किला बिना लड़ाई के नहीं दिया तो असली जीतने के लिए तो आपको कई योद्धाओं के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा हम नारियल लेकर आए। नारियल का मतलब ही होता था राजकुमारी का रिश्ता लाए, लड़की का रिश्ता लेके जाते नारियल लेके जाते, तो उन्होंने कहा नारियल लेके आए। और जैसे उन्होंने कहा नारियल लेके आए लाखा जी जोर जोर से हंसे। लाखा जी ने कहा क्या बात करते हो, बुढ़ापे में हमारे लिए रिश्ते? लाखा जी को लगा मेरे लिए नारियल है, मेरे लिए रिश्ता है। पर सामने जो जनता बैठी थी वो जोर जोर से हंस गई और उनको लगा कि यार लाखा जी को देखो अपने पैर कब्र में है पर दिल है कि डोकरा बुढ़ापे में भी प्यार करना चाहता है यार। नाम तो था लक्ष्य सिंह पर अपने अपने थे जी, अपने का लाखों। हमने सामोली का अभिलेख पढ़ा था, तो सामोली का अभिलेख क्या कहता है कि जावर के अंदर खनिज निकलते हैं। जावर में क्या निकलते हैं? खनिज। जावर में बेसिकली उस समय दो खनिज निकलते थे, दो मिनरल्स निकलते थे, एक तो सीसा और एक जस्ता। क्या क्या? लेड और जिंक। लेड और जिंक दो निकलते थे। लेकिन जहां लेड और जिंक निकलते हैं ना वहां एक तीसरी धातु हमेशा निकलेगी, चांदी। क्या निकलेगी? चांदी। वो चांदी लाखा के टाइम में निकलनी शुरू हुई, उससे पहले वहां पर चांदी नहीं निकल रही थी। तो चांदी की जो खान है वो किसके टाइम में प्राप्त हुई? कहां से? तो कोई पूछेगा जावर में किसकी खान मिली थी? जावर कहां पड़ता है? उदयपुर। जावर से चांदी की खान प्राप्त हुई थी। जावर से किसकी खान प्राप्त हुई थी? राणा लाखा के टाइम में एक व्यक्ति था, उसका नाम था छितर। क्या नाम था? बंजारा जाति का था। किस जाति का था? इसलिए क्या हो गया छितर बंजारा? बंजारे बेसिकली व्यापारी होते थे जो घूम घूम के व्यापार किया करते थे। आज के टाइम के हिसाब से आप मानो तो आप यूं मान लो चलती फिरती रिलायंस फ्रेश थी। रिलायंस फ्रेश एक जगह सारा सामान मिल जाता है, वो घूमते रहते थे, बैलगाड़ियां लेके जाते, बुलकार्ट्स होती उनके पास, आज यहाँ गए सामान बेचा, कल यहाँ गए सामान बेचा, परसों यहाँ गए सामान बेचा। तो अब व्यापारी होंगे उनके पास पैसे कम होंगे ज्यादा होंगे? अब इसी बात है, व्यापारी होंगे तो पैसे होंगे। पहले व्यक्ति के पास जब धन आया करता था व्यक्ति सोचता कि मैं सोशल वेलफेयर में कैसे लगा सकता हूँ, समाज कल्याण का क्या काम कर सकता हूँ, लोगों के कैसे काम आ सकता हूँ, इसको तो कैसे क्या कर सकता है। तो उसको लगा रहा मैं यदि पानी की व्यवस्था कर दूं लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप आज भी नोटिस कीजिए, आप वाली पीढ़ी इस बात को नहीं समझ पाएगी क्योंकि पानी की बोतलें मिलने लग गई है। बाकी आज भी थोड़ा सा जो पुराना अपना शहर है, जो छोटा मोटा कस्बा है, वहां पर प्याऊ बने हुए हैं। आप तो प्याऊ तो मिल जाएंगे, आप उन आज के बाद नोटिस करना उन प्याऊ पे नाम किसके लिखे हुए? सारे सेठ हैं। सेठ कल्याणमल ने अपनी माता चंदा देवी की याद में इस प्याऊ का निर्माण करवाया था। सेठ भिखाराम ने अपने पिताजी कल्याणमल की याद में इस प्याऊ का निर्माण करवाया था। सेठों के पास रुपए आए, सेठों को लगा दान पुण्य करें। दान पुण्य राजस्थान में क्या हो सकता था? गर्मी के अंदर कोई पानी की व्यवस्था कर दे, किसी प्यासे को पानी मिल जाए, इससे बड़ा धर्म क्या हो? है उस समय जब जनसंख्या घनत्व नहीं था, यदि किसी प्यासे को उसमें पानी मिल जाता वो तो आशीष दिल से दे के जाता। अरे यार ए सेठ जी वाह, जीवते रहो भाई रे सेठ जी, जो आज पानी की व्यवस्था की था, ठंडा पानी मिल गया तो पानी की व्यवस्था करवाई। तो छितर बंजारे को लगा मैं एक झील बनवा देता हूं। अब उदयपुर बस गया, पहले उदयपुर नहीं हुआ करता था, इसके पास में एक छोटा सा गांव था, उस गांव का नाम था पिछोली। पिछोली क्या नाम था गांव का? तो उसने पिछोली गांव में झील बनवाई, पिछोली झील। वो पिछोली पिछोली करते करते हम धीरे धीरे पिछोला पर आ गए। तो उस छितर बंजारे ने कौन सी झील बनवाई थी? अब वो गांव उदयपुर में सारे समाविष्ट हो गए, मिल गए। तो अब हम पढ़ते हैं कि पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर। तो उदयपुर में कौन सी झील बनवाई थी? किसने बनवाई थी? कौन से राजा के टाइम में बनवाई थी? लिखो। एक जाति होती है, उस जाति का नाम होता है नट। क्या नाम होता है? नट। नट बेसिकली खेल दिखाया करते थे, अलग अलग प्रकार के जादू। जादू तो क्या मतलब कलाकारी थी, उनकी कलाकारी दिखाया करते। और उनका बेसिक जो मुख्य खेल था वो रस्सी का एक गेम हुआ करता था। इसमें दो साइड में दो पिलर बांधते, उन पिलर के बीच में एक रस्सी बांध दी जाती और जो नट था वो उस रस्सी के ऊपर चला करता था। नट या उस नट की पत्नी, नट की पत्नी होती इसलिए हम उसको बोल देते नटनी। क्या बोल देते हैं? ऐसा ही कहते हैं कि एक बार मेवाड़ के अंदर एक नट आया, राजा का दरबार लगा था, वो राजा के पास गया और उसने राजा को जाके कहा कि मैं नट हूं और मैं रस्सी वाला गेम दिखाता हूं। राजा ने कहा ऑब्वियस सी बात है, दुनिया के सारे नट कौन सा गेम दिखाते हैं? रस्सी वाला गेम दिखाते। उसने कहा मैं अच्छा दिखाता हूं। ऐसा क्या अच्छा दिखाते हो? उसने कहा मेरी जो नटनी है, नटनी मतलब मेरी जो पत्नी है, वो पिछोला झील क्रॉस कर सकती है। पिछोला झील बहुत लंबी चौड़ी है। राजा ने कहा सुबह सुबह मैं ही मिला मजाक करने के लिए, पिछोला कितनी लंबी चौड़ी है यार, पिछोला कैसे क्रॉस कर लेगी? और उसने कहा यदि मेरी पत्नी पिछोला क्रॉस कर दे तो राजा ने कहा आधा मेवाड़ तुम्हारा, मैं इनाम में तुम्हें आधा मेवाड़ दे दूंगा। तो उसने कहा सर परसों संडे है, परसों ही करवा लो। तो भाई साहब घोषणा करवा दी गई कि नटनी पिछोला क्रॉस करेगी। दूर दूर से जनता देखने के लिए आई कि पिछोला क्या क्रॉस करेगी, नटनी क्या क्रॉस करेगी, पिछोला। और चारों तरफ लोग बैठे हुए, राजा, राजा के मंत्री संतरी सब बैठे हैं। ऐसा कहा जाता है कि नटनी आधी पिछोला क्रॉस कर गई थी और जनता इधर से वोटिंग कर रही है, यस कम ऑन, थोड़ी सी बची है, मजा आ गया आज तो। बस राजा की दिल धक धक करे। राजा बेटा बेटा सोचे कि किधर वाला आधा देना है, इधर वाला देना है, किधर वाला देना है। राजा सोचे कि इधर से टैक्स मिलता है 50,000 रुपए, इधर से मिलता है अपने को 40, इधर वाला दे देता हूं ताकि थोड़ा कम घाटे का सौदा रहेगा।
राजा नोटिस किया उसके जो मंत्री संतरी पास में बैठे थे वो भी जोर जोर से मजे ले लेके हंस रहे थे, अरे मजा आ गया मजा आ गया। तो उसने किसी मंत्री को पास बैठे मंत्री को कहा कि तू क्यों राजी हो रहा है? मंत्री ने कहा देखो सर थोड़ा सा ही बचा है बहस। तो उसने कहा यदि ये थोड़ा सा जो बचा ये पूरा हो गया तो इसको आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। हाँ तो फिर मैं आधे मेवाड़ का राजा बनूंगा कि हाँ फिर मंत्री आधे ही होंगे। भाई राजा बड़ा तो मंत्री ज्यादा, राज्य छोटा तो मंत्री कम, और तू जाएगा सबसे पहले, बड़ा अक्सपटली बन के बैठा है यहाँ पे। तो उसने कहा तो क्या करना चाहिए? रोको इसको, ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऐसी कहानियां हैं कि उस मंत्री ने उस नटनी का बच्चा पास में खेल रहा था, उस बच्चे को बुला के इधर आ रहे, जैसे आए थप्पड़ मारा खींच के, थप्पड़ मारते बच्चा जी का मम्मियों का ध्यान हमेशा दो चीजों पर रहता है, उनका बच्चा कहीं भी रोए उनको पता चलता है, कहीं भी दूध उफड़ जाए उनको पता चलता है। मेरे को आज दिन तक नहीं समझ में आया कि मम्मी गायों वाले बाड़े में होती है, हम रसोई में बैठे होते हैं, हमारी आंखों के सामने दूध उफड़ रहा होता है, हमें नहीं पता होता, और मम्मी आके कहते दूध उफड़ गया तूने देखा नहीं, कहाँ आपको कैसे पता चला? सुगंध आ रही थी वहां तक। महिलाओं के नाक कुछ अलग प्रकार के दिए गए, उनको दूध उफड़ने की शोरम दूर से आती है। तो जैसे ही उस महिला ने ये सुना, कंसंट्रेशन का गेम, आप रस्सी पे तो चल रहे हो, चुका, अरे बेटे की रोने की आवाज है, वो गिर गई बेचारी। वो पूरी जनता हो अरे क्या हो गया। एक राणा जी खड़े, राणा जी ने कहा जीत गए। जो उस नट ने कहा भाई साहब आपकी जीत हार की लगी, मेरी तो गृहस्थी बर्बाद हो गई, एक ही नटनी थी वो मर गई। तो राणा जी ने कहा कोई बात नहीं, नटनी का चबूतरा बनाते हैं पास में ताकि तुम याद कर सके आके ये किसका चबूतरा है। तो कोई पूछेगा आपसे कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास है, लिख लो। ऐसी खूब सारी कहानियां जगह जगह अपने यूं नटनी के चबूतरे हैं, पर लिख लो, कोई क्वेश्चन पूछ ले अपने। जैसे एक रियासत हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं, वैसे पास में एक रियासत थी बूंदी। कौन सी रियासत थी? बूंदी। बूंदी में चौहानों का राज था। कौन सा वंश था? चौहानों की एक ब्रांच राज कर रही थी, वो ब्रांच थी हाड़ा। कौन सी ब्रांच थी? वंश कौन सा? चौहान। चौहानों की ब्रांच कौन सी? जैसे मेवाड़ में वंश कौन सा? गोहिल, उनकी ब्रांच कौन सी? सिसोदिया। वैसे बूंदी में वंश कौन सा? चौहान, उनकी ब्रांच कौन सी? हाड़ा। तो जो हाड़ाओं की लड़कियां होती, हाड़ाओं की जो राजकुमारियां होती, वो हो जाती हाड़ी रानियां। क्या हो जाती? अब बूंदी के टच में था, तो बूंदी का राजा ब्याह करने के लिए कहां जाएगा? सॉरी, मेवाड़ का राजा कहां जाएगा? बूंदी। बूंदी का राजा कहां जाएगा? मेवाड़। तो बूंदी का जो सॉरी मेवाड़ का जो राणा लाखा है वो बूंदी शादी करके आया, तो बूंदी की उसकी जो रानी होगी वो कौन सी होगी? हाड़ी रानी। शादी के 2-4 दिन बाद में राणा लाखा एक बार उस रानी के पास बैठा महल में खाना खा रहा था, तो उसने यूं ही पूछा कि आपका मन तो लग गया इधर चित्तौड़ में? तो रानी ने कहा हाँ मन लग गया। तो उसने वापस कहा कि यदि मन ना लगे तो घूम लेना, चित्तौड़ काफी सुंदर है, घूम के आना आप। तो उसने कहा मैं घूम ली। मैं तो कैसा लगा आपको हमारा चित्तौड़? उसने कहा अच्छा है। अरे अच्छा है क्यों, पूरा घुमा कि नहीं घुमा? उसने कहा नहीं पूरा घुमा, मजा आया, अच्छा लगा, पर बूंदी जितना अच्छा नहीं है। तो लखा जी खाना खा रहे थे, हाथ जाम ही हो गया। रिपीट दिस सेंटेंस। उसने कहा चित्तौड़ बहुत अच्छा है लेकिन बूंदी ज्यादा अच्छा है, बूंदी जितना अच्छा नहीं। लखा जिनका इसका मतलब पूरा चित्तौड़ नहीं देखा है, वो पूरा आगे से कातन बावड़ी, जेठा महाजन की बावड़ी, चतरंग तालाब, जमल जी के महल, वो सॉरी गोरा बदल के महल, वो सारे देखे कि नहीं देखे? उसने कहा देख लिए जी, सारे देख लिए, पर बूंदी बूंदी है और आपने बूंदी ढंग से नहीं देखा। इस बार कभी आओ, मैं आपका ससुराल पूरा ढंग से घुमाती हूँ आपको, बूंदी क्या चीज है। और हर महिला को अपने पीहर से बेहनतहा मोहब्बत हो गई। राजस्थानी में कहावत है कि पीर की चिड़कली चौकी लगे। तो पीहर से प्यार नहीं करे तो किससे करे? लाखा जिनका ये हो ही नहीं सकता। बूंदी चित्तौड़ से कैसे अच्छा हो सकता है? तो उस रानी को लग गया कि राजा नाराज हो रहा है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, चित्तौड़ अच्छा, आप तो खाना खाना चाहिए, खाना चित्तौड़। लाखा जिनका सीरियसली सही से बता, बूंदी अच्छा है चित्तौड़ अच्छा है? तो उसने कहा बूंदी। तो लाखा जी ने खाना छोड़ा, बाहर आए, सेनापति का सेना तैयार करो, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। लोग इकट्ठे हुए, साहब बात क्या हुई? अरे का रानी कह रही है बूंदी ज्यादा अच्छा है, और मेरा कहना है कि चित्तौड़ से अच्छा दुनिया में कुछ भी गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और ये रानी कह रही है साहब बूंदी ज्यादा अच्छा है। यदि बूंदी अच्छा है रानी के अकॉर्डिंग तो बूंदी गिरा दिया जाए, फिर तो चित्तौड़ ही अच्छा होगा, फिर तो कोई बात ही नहीं बचेगी। लोगों ने समझाया कि साहब 4 दिन पहले वहां पे तोरण मार के आए थे, अब जाके लड़ाई करेंगे, बुरे लगेंगे कि ठीक जवाई आया यार 4 दिन बाद में लड़ने के लिए आ गया। लाखा जी ने कहा मैंने कसम खाई है जब तक बूंदी नहीं गिराई जाएगी अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। लोगों को लगा मरा दिया। रानी के पास गए, करे डाकी को क्या कह दिया तूने इसको? रानी आई, रानी ने आके समझाया कि मैं अब मजाक भी नहीं कर सकती कि आपसे। लाखा जी ने कहा मैंने 3 बार पूछा था, सीरियसली बता दे, तूने कहा था बूंदी है। फिर कोई एक सियाने मंत्री जी थे आपकी तरह, वो गए, उन्होंने जाका साहब युद्ध करते हुए तो बुरे लगेंगे, एक काम करते हैं चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाते हैं, उस पर लिखते हैं बूंदी का किला, नकली बूंदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहले इसको गिरा देते हैं, तो आप खाना वाना तो खा लो, और असली बूंदी का क्या है, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद जाके गिरा लेंगे। कसम तो पूरी करो, एक बार खाना तो खाओ यार। लाखा जी ने जो करना फटाफट करो, भूख लगी हुई है मुझे। फटाफट गए, चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाया, ऊपर लिखा बूंदी का किला, और घोषणा की कि मेवाड़ के राणा लाखा बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, जो कोई बीच में आएगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पूरी सेना वेना लेके माहौल बना के गए एकदम, का यहाँ जाके वहां खड़ा किया गया। अब ये बस कमरा सामने दिख रहा है, एक तीर मारो कमरा नीचे आ जाएगा। जैसे लाखा जी तीर मारने लगे, सामने की तरफ से दनदनाता हुआ तीर है, एकदम सनसनाता हुआ। अरे देखो रे कौन? आज भी अपने घरों में रिवाज होता है कि अपने बहन की जब शादी करते हैं तो बहन के साथ अपने घर का कोई एक पुरुष सदस्य भी साथ में जाता है। उस वो हाड़ी रानी जो आई थी, उसका 15 साल का भाई साथ में आया था, उसका नाम था कुंभहाड़ा। क्या नाम था? सामने से वो तीर चला रहा था, पकड़ के ले गया, साहब आप बड़ा साड़ा ही है। उसको पूछा तेरी क्या दिक्कत है, तू क्यों कर रहा है? उसने कहा छोड़ो पहले मेरे को छोड़ो। और ये मैंने सुना है कि आपने जो एक कमरा बनाया ये कोई नकली बूंदी बनाई है आपने? कि हाँ।
और इसको गिरा के आप अपने कोई कस्में वादे पूरे करने वाले होगी। हाँ तू साइड में हो यार, फटाफट काम करने दे। उसने कहा नहीं, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, बूंदी भले असली हो भले नकली, मैं बूंदी नहीं गिरने दूंगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि मेरी आंखों के सामने बूंदी गिरा के जश्न मनाओगे, बूंदी जीत ली, मैं यहाँ बेटा बेटा देखूंगा, तो तू क्या कर लेगा? उसने कहा मैं लड़ूंगा तुमसे। अरे तू अकेले है। उसने कहा मैं मर जाऊंगा क्या है, पर मेरी आंखों के सामने बूंदी नहीं गिरेगी। बोले बूंदी नाम का तिनका ही खड़ा कर दिया हुआ आपने। उस लड़के को मारना पड़ा, तब जाके वो गिराया गया और लाखा की कस्में पूरी हुई। नकली गढ़ दिदो नहीं बिना घोर गमसाण, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ पर आण। जब नकली किला बिना लड़ाई के नहीं दिया तो असली जीतने के लिए तो आपको कई योद्धाओं के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। तो कौन था जो नकली बूंदी के लिए भिड़ गया था? किसकी रक्षा करते हुए मारा गया था? नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? मेवाड़। मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गोहिल डायनेस्टी। गोहिलों का कौन सा राजा पढ़ रहे हैं? राणा लाखा। और राणा लाखा का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था चुंडा। राणा लाखा का सबसे बड़ा बेटा उसका नाम क्या है? चुंडा। पास में एक और रियासत थी, उसका नाम था मारवाड़। जो जोधपुर साइड वाली रियासत है वो कौन सी थी? जहां पर एक डायनेस्टी बाद में आ गई थी, राठौड़। राठौड़ों का जो राजा राज कर रहा था उसका नाम था राव चुंडा। क्या नाम था? जैसे मेवाड़ वाले नाम क्या के पहले लगाते थे रावल और बाद में हो गए थे राणा, वैसे मारवाड़ वाले राठौड़ नाम क्या क्या लगाते थे? राव। तो वहां पर राजा कौन है? राव चुंडा। इसका मतलब है मेवाड़ के तो राजकुमार का नाम चुंडा है और मारवाड़ के राजा का नाम ही क्या है? चुंडा। अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग व्यक्ति। इस चुंडा की एक राजकुमारी है, उसका नाम है हंसाबाई। हंसाबाई। राव चुंडा जो कि मारवाड़ का राजा है, वो अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह करना चाहता है। प्रत्येक राजा, और मैं राजा क्यों कहूं, आज अपने सब लोग बैठे हैं, हम सब ये चाहेंगे कि हमारे घर की बहन बेटी किसी बड़े घर में दी जाए, अच्छे घर में दी जाए, जहां वो राजी खुशी रहे। राजाओं के टाइम इस बात का ध्यान रखते कि कोई बड़ा राजा होता तो ये सोचता कि मैं मेरी राजकुमारी की शादी ऐसे राजकुमार से करूं जो अगला राजा बनेगा, या कहीं कोई राजा हो, या तो किसी राजा से करूं या ऐसे राजकुमार से करूं जो अगला क्या बनेगा? राजा। आसपास देखा गया यार किसके साथ सगाई की जा सकती है, तो पता चला कि साहब जो मेवाड़ वाला चुंडा है उसका मेंस पास हो रखा है, इंटरव्यू कॉल है उसका, वो पक्का पक्का आरएस बनेगा तो उसके साथ कर दी जाए। हंसाबाई का रिश्ता किसके लिए भेजा गया? क्योंकि लखा के मरते अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा। चुंडा राजा बनेगा तो हंसाबाई क्या बनेगी? रानी। तो फिर जो हंसाबाई का बेटा होगा वो मेवाड़ का क्या बनेगा? यही चाहता था कोई राजा कि मेरी बेटी का जो बेटा वो किसी रियासत का राजा बने। अब यदि हंसाबाई की शादी चुंडा से होती है तो हंसाबाई का बेटा क्या बनेगा? अगला राजा। हंसाबाई का बेटा यदि मेवाड़ का राजा बनता है उसका ननियाल कहाँ होगा? मारवाड़। लड़ेंगे नहीं आपस में, शांति स्थापित होगी। कई बातें सोचा करते हो। तो इधर से 5 आदमी भेजे गए चुंडा द्वारा कि जाओ रिश्ता लेके और चुंडा से अपनी राजकुमारी का रिश्ता करके आओ। लखा जी मेवाड़ के राजा हैं लेकिन बूढ़े हो गए थे तब तक, और अपनी चेयर पे तो बैठे रहते थे, राज सिंहासन पे तो वही बैठते, पर पूरा राज कौन संभालता था? चुंडा। और राजा अपने जीवन के अंतिम समय तक जाते जाते या जैसे थोड़ी उम्र होने लगती राजकुमारों को शासन सौंपने लग जाते। जैसे हम पढ़ते हैं बापा राव तो सन्यासी हो गया, खुमान संभाले यार क्या करना। अब वो चुंडा राज संभालता है पूरा। चुंडा पास में बैठा है, लखा जी इधर बैठे हैं। गेट कीपर ने आगे कहा साहब मारवाड़ से कोई 5 दूत आए आपसे मिलना चाहते हैं, सब लाओ विद रिस्पेक्ट अंदर लाओ सबको। अंदर आए। अंदर आते पूछा लखा ने कि हाँ भाई क्या समाचार लाए? सब राजी खुशी तो है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई लड़ाई वड़ाई की बात तो नहीं? आप राणा लाखा जैसा बड़ा राणा हमारा पड़ोसी हो, हमें किसी बात की कोई दिक्कत है, एकलिंगनाथ जी की कृपा है हमारे ऊपर भी, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बताओ क्या समाचार लेके? तो उन्होंने कहा हम नारियल लेकर आए हैं। क्या लेकर आए? नारियल का मतलब ही होता था राजकुमारी का रिश्ता लाए। लड़की का रिश्ता लेके जाते नारियल लेके जाते, तो उन्होंने कहा हम नारियल लेके आए। और जैसे ही उन्होंने कहा हम नारियल लेके आए, लाखा जी जोर जोर से हंसे। लाखा जी ने कहा क्या बात करते हो, बुढ़ापे में हमारे लिए रिश्ते? लाखा जी को लगा मेरे लिए नारियल है, मेरे लिए रिश्ता है। और वो सामने जो खड़े थे 500 दूत, उन्होंने कहा अरे सॉरी सॉरी सर, सॉरी हम पूरी बात कन्वे नहीं कर पाए, एक्चुअली हम आपके लिए रिश्ता नहीं लाए, आपके बेटे चुंडा के लिए लाए। ये सुनते लाखा जी तो चुप हो गई, पर सामने जो जनता बैठी थी वो जोर जोर से हंस गई। और उनको लगा कि यार लाखा जी को देखो, अपने पैर कब्र में है पर दिल है कि डोकरा बुढ़ापे में भी प्यार करना चाहता है यार। अब ये चुंडा को बड़ा अखरा, आपके मुंह पर आपके पिताजी के बारे में कोई भी बात हो तो आपको तो अखरेगी ना, स्वाभाविक सी बात है। और चुंडा ने उन 500 कहा कि थैंक यू, आपने मुझे अपनी राजकुमारी के रिश्ते के योग्य के समझा, लेकिन मेरे पिताजी ने भले ही जाने अनजाने में, भले ही गलती से आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा जाहिर की। उनके मुंह से निकला है कि रिश्ता मेरे लिए है, इसलिए आपकी राजकुमारी मेरे लिए माता के समान है, इसलिए आपकी राजकुमारी रिश्ता मेरे पिताजी से कीजिए। उन 500 ने कहा कि चुंडा तू एक बार पापा को ढंग से देख ले, तेरा जीव मान जाए कन्या को बर्बाद करने के लिए हम तो कर देंगे। तो उसने कहा मैंने कब कहा मेरे साथ की जाए, किसी और से कीजिए, तो मैं नहीं करूंगा आपकी राजकुमारी से शादी, आपकी राजकुमारी मेरे लिए माता के समान। तो उन्होंने वापस कहा कि चुंडा दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यह है कि हम तेरे से शादी इसलिए कर रहे हैं कि तू मेवाड़ का अगला राजा होगा, और तू मेवाड़ का अगला राजा होगा तो हमारा जो राजकुमारी होगी उसका जो बेटा होगा वो तेरे बाद में राजा बनेगा। अब यदि हम तेरे पिताजी से शादी करते हैं तो राजा तो अगला तू बनेगा, तो हमारी जो राजकुमारी का बेटा होगा 2 गांव लेके बैठा रहेगा, सामंत बनेगा, मतलब मारवाड़ के राजा की बेटी का बेटा सामंत बन के रह जाएगा कहीं पर। चुंडा ने कहा दी ये शर्त आपकी, तो मैं कसम खाता हूं कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, आपकी बेटी के बेटे को बना दिया जाएगा। यदि राजा बनाने की शर्त पर करना चाहते हो तो ऐसा कर दिया जाए। या तो ऐसी कसम किसी समय में राजकुमार देवव्रत ने ली थी। किसने ली थी? राजकुमार। किसने ली? राजकुमार। हस्तिनापुर के महाराजा थे, महाराज शांतनु। क्या नाम था? एक दिन नदी किनारे घूम रहे थे और नदी किनारे घूमते घूमते उनको एक कन्या पसंद आती है, सत्यवती।
महाराज शांतनु सत्यवती के पिता के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। सत्यवती के पिता ने कहा महाराज शांतनु कल आपके दरबार में आकर इस बात का निर्णय लिया जाएगा। अगले दिन महाराज शांतनु अपने दरबार में बैठे में सत्यवती के पिता है, उन्होंने आकर कहा कि महाराज शांतनु मैं आपके राजकुमार देवव्रत से कुछ बातें करना चाहता हूं। शांतनु के पहले से विवाह था और उनके जो पुत्र था उसका नाम क्या था? देवव्रत। राजकुमार देवव्रत, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता महाराज शांतनु मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं? राजकुमार देवव्रत ने कहा जी हाँ, मुझे इन सब बातों की जानकारी है। तो राजकुमार देवव्रत, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पिता महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन बनेगा? राजकुमार देवव्रत ने कहा स्वाभाविक रूप से बड़ा राजकुमार मैं हूं तो मैं बनूंगा। सत्यवती के पिता ने कहा ना, यदि सत्यवती के बेटे को राजा बनाया जाए तो ही महाराज शांतनु से विवाह किया जाएगा, वरना राजकुमार देवव्रत हम तुम्हारे पिता से हमारी कन्या की शादी नहीं करेंगे। राजकुमार देवव्रत ने कहा कि यदि ये शर्त है तो मैं कसम खाता हूं कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, बल्कि अगला राजा सत्यवती का बेटा बनेगा। सत्यवती के पिता ने कहा राजकुमार शांतनु तुम विवाह तो करोगे? उसने कहा हाँ, गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा माना गया इसलिए मैं विवाह करूंगा। तो तुम्हारी भी तो संतान होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो कल को तुम्हारी संतान ये क्लेम कर देगी कि राजा तो हमारे पिताजी बनने चाहिए थे लेकिन भोले पड़ गए, उन्होंने राज्य अपने सौतेले भाई को दे दिया, सत्यवती के बेटे को दे दिया, पर हम राज्य छीनेंगे और कल को सत्यवती के बेटों को मार के वो राज्य करे तो? देवव्रत ने कहा यदि इतना संदेह इतनी शंका आपको मेरे ऊपर है, मैं कसम खाता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। राजकुमार देवव्रत तो भीषण प्रतिज्ञाएं करता है। कैसी प्रतिज्ञा है? ना तो वो राजा बनेगा ना ही वो विवाह करेगा। इसलिए राजकुमार देवव्रत भीष्म कहलाया था। क्या कहलाया था? या चुंडा वैसी प्रतिज्ञा करता है कि मैं अगला राजा नहीं बनूं, पर चुंडा एक ही करता है। चुंडा ने ब्याह की कोई बात है? चुंडा ने कहा ब्याह करूंगा, जितने हो सकते हैं उतने करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं। चुंडा जी के पीछे पूरी एक ब्रांच चली थी चुंडावत, है ना। तो चुंडा जी ने ब्याह तो किए थे, लेकिन कलयुग में यह भी तो बड़ी बात है कि बाप के ब्याह के लिए आप राजा नहीं बन रहे, इसलिए आप राज गद्दी ठुकरा देते हो कि मेरे पिताजी क्या कर ले, शादी कर ले। फिर हंसाबाई की शादी किसके साथ की गई? किसके साथ की गई? अब चुंडा राजा बनना था, लेकिन राजा तो कौन हो जाएगा? हंसाबाई का बेटा। एक भाई राजा बनता, बाकी भाई क्या बनते? सामंत। इसका मतलब चुंडा क्या बनेगा अब? सामंत। सामंतों को जो जगह मिलती है उनको क्या बोलते हैं? ठिकाना। तो चुंडा को अब क्या मिलेगा? ठिकाना। तो सब लोगों ने कहा कि भाई साहब, जिस आदमी ने पूरा राज्य त्याग दिया हो उस आदमी को ठिकाना तो सबसे बड़ा दो। जो एक नंबर की सीट छोड़ने के लिए तैयार है उसको 2 नंबर तो बनाओ। नरेंद्र मोदी नहीं तो अमित शाह तो बनाओ उसको। और मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था सलूम्बर। कौन सा था? जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है ना, तो कहा गया कि भाई चुंडा को जो ठिकाना दिया जाएगा वो ठिकाना कौन सा दिया जाएगा? मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? सलूम्बर। ये किसको दिया गया? क्यों दिया गया चुंडा को? सेक्रीफाई किया भाई उसने, पूरा स्टेट छोड़ा आपके लिए। मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा? सलूम्बर। किसको दिया गया? और फिर कहा इसको कुछ अलग राइट्स होने चाहिए। सारे भाई सारे फ्यूडल होते हैं, खूब सारे फ्यूडल होते हैं, लेकिन सलूम्बर वाले फ्यूडल बड़ा है तो इसके पास राइट भी तो ज्यादा होने चाहिए। तो सलूम्बर के फ्यूडल को अब भाई सलूम्बर किसको दिया गया? चुंडा। तो चुंडा के मरने के बाद सलूम्बर किसके पास होगा? उसके बेटे पोते पड़पोते चुंडा के परिवार के पास रहेगा। तो चुंडा के परिवार के लिए स्पेशल राइट्स दिए जाए, प्रिविलेज दिए जाए उनको। लिखो, सलूम्बर के सामंत को कई विशेषाधिकार दिए गए थे। जैसे क्या क्या दिए गए? लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या क्या थे? एक दो। अच्छा, अभी ये कौन डिसाइड कर रहा है कि मैं राजा नहीं बनूंगा और हंसाबाई का बेटा राजा बन जाएगा? कौन डिसाइड कर रहा है? चुंडा। चुंडा कहां का सामंत है? सलूम्बर। तो कहा गया आज के बाद भी सलूम्बर का सामंत ही ये डिसाइड करेगा कि मेवाड़ में कौन राजा बनेगा, कौन राजा। भले ही जो राजा है वो कहते मेरा फलाना बेटा बनेगा, पर सलूम्बर का सामंत आ गया नहीं, इसको नहीं बनाएंगे, 3 नंबर वाले को बनाएंगे। तो 3 नंबर वाला बनेगा, राजा की नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? सलूम्बर के। लिखो, 1 नंबर लिखो। वह मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। वह क्या करेगा? मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। अच्छा, राजा के राज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे साइन किसके होते थे? राजा के। अब कहा गया राजा तो साइन करे, एक बंदे के साइन और करवाए, सलूम्बर के सामंत। तो मेवाड़ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पे राजा के साथ साथ और कौन साइन करेगा? देखो, वह मेवाड़ के राजा के साथ सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। अच्छा, राजा कहां रहता है? राजधानी में। सामंत कहां रहते हैं? अपने ठिकानों में। पर कभी किसी भी वजह से यदि राजा राजधानी में नहीं है तो राजधानी कौन संभाले? सलूम्बर का सामंत। 1 नंबर नहीं है तो फिर कौन आए? 2 नंबर। लिखो, राजा की अनुपस्थिति में वह राजधानी को संभालेगा। और कहा गया आज के बाद मेवाड़ की सेना जब कभी भी कहीं भी लड़ने के लिए जाएगी उसका सेनापति हमेशा कौन होगा? सलूम्बर का सामंत। लिख लो, चौथा लिख लो, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। अब कोई मेंस में आपसे पूछ ले या प्री में क्वेश्चन है कि मेवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे मुख्य रोल कौन से सामंत का था, कौन से फ्यूडल का था? कोई मेंस में आपसे पूछ ले कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्यूडल ऑफ सलूम्बर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़, तो सारी बात लिख सकते हो। मेवाड़ के प्रशासन में सलूम्बर के सामंत की भूमिका बताइए, तो बताई जा सकती है। वह हमेशा सेना का सेनापति होता था, कागजों पर राजा के साथ में साइन करता था, राजा नहीं होता तब राजधानी को संभालता था, और हमेशा राजा का क्या करता था? हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप को राजा उनके पिताजी नहीं बना के गए। महाराणा प्रताप की जगह राजा बना गए थे जगमाल को, लेकिन सलूम्बर के सामंत ने कहा नहीं, जगमाल नहीं होगा। कौन होगा? इस सलूम्बर के सामंत का ये राइट है कि महाराणा प्रताप का इतिहास है। यदि सलूम्बर के सामंत के पास ये राइट नहीं होता तो महाराणा प्रताप किसी जगह के सामंत होते, पर वो अड़ गया तो उसने कहा कौन? जगमाल कौन है?
साहब उदय सिंह जी बना के गए, राणा जी बना के, उसने कहा राणा जी नहीं, ये अधिकार मेरे पास है, राजा कौन बनेगा, मेरी तरफ से राजा कौन है, मारना पड़ रहा। जगमाल को उतार दिया तो उसने हाथ पकड़ के गद्दी से उतारा तो उतर नीचे, प्रताप बैठेगा तेरी जगह पे, और प्रताप को बिठा गए थे। तो मेवाड़ के राजा का राज तिलक हमेशा कौन करता था, सलूम्बर का। लास्ट लाइन क्या लिखी हमने, पढ़ो देखे, सेनापति सबसे आगे लड़ता है कि सबसे पीछे लड़ता है। अपने यहाँ विशेषता था कि सबसे आगे जाके सेनापति लड़ा करते थे। तो सेना का वह भाग जो फ्रंट में लड़ता था, जो आगे जाके लड़ता, उनको अपने बोलते थे हरावल। क्या बोलते थे? और सेना के वो वे लोग जो सेना में पीछे रह के लड़ा करते थे, उनको अपने यहाँ बोलते थे चंदावल। क्या आप बताओ, सलूम्बर वाले हरावल में लड़ते थे कि चंदावल में, है ना? तो कोई ये पूछ लेगा कि सलूम्बर का सामंत मेवाड़ की सेना के कौन से भाग में रहता था? हरावल। हरावल क्या होती है? सेना का अगला भाग। तो सेना का पिछला भाग क्या होता है? अभी देखो बीच में एक वर्ड पढ़ा हमने, बंजारा। क्या जब पढ़ा? लिखो थोड़ा, बंजारों के बारे में पढ़ते हैं, कौन होते हैं। ऊपर एक वर्ड पढ़ा हमने, पिछोला झील किसने बनवाई थी? चित्र बंजारे। लिखो, घुमक्कड़ व्यापारी होते थे। घुमक्कड़ व्यापारी समझते हो? घूम घूम के व्यापार करते। घुमक्कड़ व्यापारी होते थे। व्यापार करेंगे कहां से कहां व्यापार करेंगे? गांव की चीजें शहर में और शहर की चीजें गांव में। किस चीज का बिजनेस करते थे? बेसिकली उन्होंने बिजनेस किया था, एक तो अनाज, एक दाल, एक नमक और एक चीनी। अच्छा, व्यापार करने के लिए जाते, ये वो टाइम था जब लूटमार ज्यादा होती, तो अकेले नहीं जाते, ग्रुप्स के ग्रुप्स जाते थे, अकेले नहीं जाते। और इनके जो ग्रुप्स होते उनको बोलते टांडा। क्या बोलते थे? लिख लो, इनके समूह है को टांडा कहा जाता है।